नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अब आज हम लोग हमारा जो क्रम चल रहा है एनसीईआरटी का जो क्रम चल रहा है, तो एनसीईआरटी में हम आज करेंगे अध्याय 2 का रिवीजन। और इस रिवीजन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीकों से निकलने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार से हमारा जो आय है, जो नेशनल आय है, जो हमारा राष्ट्रीय आय है और अंतर्राष्ट्रीय आय है, किस प्रकार से निकलता है। जो हमारा जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, शुद्ध घरेलू उत्पाद है, वो किस प्रकार से मार्केट प्राइस पे निकलता है और किस प्रकार से साधन लागत पे निकलता है, उसको हम लोग थोड़ा-सा उसका जो आकलन कैसे किया जाता है, उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, ये जो जीडीपी है हमारा, वो एक बाज़ार कीमत पर कैसे निकलेगा और दूसरा जो है साधन लागत पर कैसे निकलता है ना। तो ये सभी जो जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी को निकालने के लिए हम लोग आज इस वीडियो में सीखेंगे। एक होता है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी, उस बाज़ार कीमत पर कैसे निकलता है और एक साधन लागत पर कैसे निकलता है। तो उसको हम आज इस वीडियो में समझेंगे और देखेंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चनें एक ही वीडियो में क्लियर किया जाएगा। और हो सके अगर जितना बचेगा उसका एक और वीडियो इसमें बनाकर हम ऐड करके तब डालेंगे। तो देखते रहिए और हमारे वीडियो को, और अच्छा लगे तो थोड़ा-सा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखेंगे हमारा जो राष्ट्रीय आय है, आखिर राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय हमारा क्या है? इसको इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि जो भी देश होता है, उस देश का जो अर्थव्यवस्था जो होता है, अर्थव्यवस्था के द्वारा एक वर्ष में जितनी भी वस्तुएँ उत्पादित होता है और उनसे जितना मूल्य हमारे पास आता है, उसके शुद्ध मूल्य के जो जो योग होता है, उस योग को क्या कहते हैं? हमारा राष्ट्रीय आय होता है। वही हमारे देश का राष्ट्रीय आय होता है, जो अंतिम रूप से जो वस्तुएँ का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो होता है और उनसे जो मूल्य आता है हमारे पास, पूरे देश के पास जो मूल्य आता है, उसके शुद्ध मूल्य के योग को क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब देखिए, भारत में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है और इसमें गणना करने का इतिहास क्या रहा है? थोड़ा-सा इसको समझने की कोशिश करें कि हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से होती है और उसको गणना करने का जो प्रारंभ किस प्रकार से हुआ और उसकी विधि क्या है, उसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने किया था। अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है, उस बुक का लेखक जो है दादा भाई नौरोजी हैं और उसी बुक में उन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास जो किए थे, उनका जो भी नियम था, अगर राष्ट्रीय आय की गणना करने की जो विधि है, वो अपने पुस्तक में उसके बारे में लिखे हैं। उनके पुस्तक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बुक में उन्होंने जो भी चीज़ें हैं उसको लिखा था। इन्होंने वो प्रयास में क्या किया था कि उस प्रयास में ₹20 प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। यानी कि जो भी इंडिया का हमारा आय है, उस 1868 ईस्वी में जो उन्होंने प्रयास किया था जो राष्ट्रीय आय है उसको गिनने के लिए, तो उस प्रयास में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि हमारा जो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का आय जो है ₹20 हो सकता है, यानी कि अनुमान लगाया था। आगे है आगे है वर्ष 1925 से 1929 में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव द्वारा एक और प्रयास किया गया और तथा उन्होंने अपने प्रयास में क्या निकाला, कौन सा निष्कर्ष निकाला कि प्रति व्यक्ति आय ₹76 का अनुमान लगाया। यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी के बाद में कौन किया था? डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। कब किया था? 1925 से लेकर के 1929 में जो राष्ट्रीय आय की गणना उन्होंने किया, उस गणना में उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है ₹76 हो सकता है, ऐसा अनुमान उन्होंने लगाया था। तो ये सब जितना भी है पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव में, तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप का जितना भी क्वेश्चन निकलने वाला है, उसको हमने
लिख करके इस पीडीएफ में लगाया है, तो थोड़ा सा उसको ध्यान से देखते चलिएगा और लास्ट में थोड़ा सा उसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक के अंदर। देखिए, वर्ष 1931-32 में डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की तथा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया। यानी कि राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किसने किया था? डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने। कब किया था? 1931-32 में। 1901 वर्ष जो हमारा 31 था और 32 था, उसी के बीच में राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन किया था और उसी टाइम उन्होंने वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय गणना की थी, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव। देखिए, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव को राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। यानी कि उन्होंने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का प्रतिपादन जब किया था, तो इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक भी कहा जाने लगा। अब देखिए, स्वतंत्रता पूर्व काल में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव का अनुमान सर्वाधिक विश्वसनीय रहा। यानी कि स्वतंत्रता के पहले का जो काल था, उसमें जो आंकड़े जो उन्होंने राष्ट्रीय आय के लिए जो आंकड़ा जो इकट्ठा करके और जो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली जो बनाए थे, अब देखिए, जो वी.आर.वी. राव ने जो प्रतिपादन जो सिद्धांत दिया था, स्वतंत्रता के पहले जो आंकड़ों का इकट्ठा करके और जो राष्ट्रीय आय का लेखा प्रणाली जो तैयार किया था, उस लेखा प्रणाली पर सर्वाधिक बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास स्वतंत्रता के बाद विश्वास पूरे इंडिया के नागरिक को हुआ। मतलब उनके जो लेखा प्रणाली जो था, राष्ट्रीय आय को गणना करने का जो लेखा प्रणाली उन्होंने जब तैयार किया था, तो उस लेखा प्रणाली पर पूरे राष्ट्र को बहुत ही विश्वास हुआ। अब देखिए आगे, एक होता है राष्ट्रीय आय समिति। अब राष्ट्रीय आय समिति क्या है? और तथा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इन दोनों संगठनों को और समितियों को डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव की पद्धति को कुछ संशोधनों के द्वारा स्वीकार किया। यानी कि जो राष्ट्रीय आय समिति जो था और जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, उस दोनों संगठन को और दोनों संगठन जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय आय समिति, इन दोनों ने जो डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने जो पद्धति को तैयार किया था, उस पद्धति में कुछ संशोधन करके और उसी पद्धति को स्वीकार किया। आगे, भारत सरकार ने डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की। इस समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1954 ईस्वी में दी। यानी कि जो भारत सरकार जो था, वो राष्ट्रीय आय का जो लेखा तैयार करने का जो पद्धति जो था, प्रथम बार डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की और वह समिति जो था, पहला अपना रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1954 में उन्होंने भारत सरकार को दी। इस समिति में 8,650 रुपया राष्ट्रीय आय तथा 246 रुपया 50 पैसा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। यानी कि एक दो दादा भाई नौरोजी जो थे, उन्होंने प्रथम बार 76 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। प्रथम बार 1868 में जब उन्होंने राष्ट्रीय आय का जो गणना किया था, उसमें 76 रुपये का प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। और डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव ने जब आया, तो उन्होंने देखिए यहाँ पे वी.के.आर.वी. राव ने 76 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था और दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। और भारत सरकार ने जो संगठन को स्थापित किया था और जिस संगठन का अध्यक्षता कौन किए थे, डॉक्टर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में जो संगठन तैयार किया गया था, उस संगठन के अनुसार 246 रुपये 50 पैसे प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया गया था। कब? 1954 में जो उसका अंतिम रिपोर्ट आया था, तब। आगे देखेंगे हम लोग।
अब देखिए, जो हमारा राष्ट्रीय आय और उसके लेखन में जो उपयोगी शब्द होता है, मतलब किन-किन शब्दों का उपयोग राष्ट्रीय आय और उसके लेखन में किया जाता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। अंतिम वस्तुएँ यानी कि अंतिम वस्तुएँ क्या है उसको देखेंगे। ऐसी वस्तुएँ जो अंतिम उपयोग के लिए है तथा उत्पादन या परिवर्तन के किसी भी चरण से नहीं गुजरेगी, अंतिम वस्तुएँ कहलाती है। देखिए, ऐसी वस्तुएँ जो अंतिम उपयोग के लिए हैं, जिसका उपयोग अंतिम रूप से किया जाना है तथा उत्पादन एवं परिवर्तन के किसी भी चरण से जो उत्पादन होगा या उसमें जो परिवर्तन हो सकता है, तो उसकी किसी भी चरण से जो वस्तुएँ नहीं गुज़रने वाली है, वो वस्तुएँ अंतिम वस्तुएँ कहलाती है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तुएँ, इसके बारे में थोड़ा-सा समझेंगे हम। देखिए, कुछ वस्तुओं का उपयोग दूसरे उत्पादकों द्वारा सामग्री इनपुट के रूप में किया जाता है, जिन्हें मध्यवर्ती वस्तुएँ कहते हैं। नहीं कि जो भी वस्तुएँ होता है, जो उत्पादक होते हैं, तो जो जिस वस्तु का उपयोग उत्पादक सामग्री इनपुट के रूप में करते हैं, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएँ कहा जाता है। इनका उपयोग अधिकांश कच्चे माल के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है, यानी कि जो मध्यवर्ती वस्तुएँ जो होती है, उनका उपयोग कच्चे माल को बनाने में जो इनपुट के रूप में उपयोग होता है, उन्हें मध्यवर्ती वस्तुएँ कहा जाता है। आगे देखेंगे। दूसरा है हमारा मूल्यह्रास यानी डिप्रिसिएशन जिसको कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग जो होता है जीडीपी निकालने में कैसे किया जाता है ना, उसमें थोड़ा-सा इसका कैसे उसका उपयोग है, इसको थोड़ा-सा देखेंगे लास्ट में। देखिए, मूल्यह्रास क्या है? अब देखिए, मूल्यह्रास यह दर्शाता है कि किसी संपत्ति के मूल्य का कितना उपयोग किया गया। मूल्यह्रास प्रायः पूंजीगत वस्तु की टूट-फूट के लिए वार्षिक भत्ता है। यानी कि मूल्यह्रास का एकदम सबसे अच्छा एक समझने लायक एक शब्द है कि किसी संपत्ति के मूल्य का, यानी कि आपका मूल्य जैसे मान लीजिए आपका वेतन है 50,000 रुपया, तो आपके 50,000 के जो वेतन है, उस वेतन से कितना रुपया खर्च किया गया, यानी कि जो भी संपत्ति है, उसके मूल्य का कितना उपयोग किया गया, यानी कि उसका मूल्यह्रास कहलाएगा। आगे देखिए, अब एक होता है बाज़ार मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस, इसको देखेंगे और इसका उपयोग जीडीपी में कैसे किया जाता है, इसको थोड़ा-सा देखेंगे। यह वास्तविक लेन-देन मूल्य को संदर्भित करता है, यानी कि जो हमारा वास्तविक लेन-देन है, जो पैसा देते हैं, वस्तु लेते हैं, तो बाज़ार मूल्य पे क्या क्या होता है कि बाज़ार मूल्य यह वास्तविक लेन-देन मूल्य को संदर्भित करता है। बाज़ार मूल्य में उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर और सीमा शुल्क तथा सरकारी सब्सिडी जैसे अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं। अब देखिए, इसमें बाज़ार मूल्य में क्या क्या किया जाता है? उत्पाद शुल्क, वेट, सेवा कर, सीमा शुल्क तथा सरकारी सब्सिडी जैसे अप्रत्यक्ष सम्मिलित किया गया है किसमें? बाज़ार मूल्य में, यानी कि मार्केट प्राइस पर, जिसका इंग्लिश होता है मार्केट प्राइस। आगे है साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट क्या है? इसका सामान्य अर्थ ये होता है कि किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या उपयोग किए गए उत्पादन के सभी कारकों की कुल लागत, इसमें लागत तथा इसमें सरकारी अनुदान और सब्सिडी शामिल होता है। यानी कि देखिए, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है कि किसी भी वस्तु या सेवा का जो उत्पाद हम लोग कर रहे हैं, तो उसके उपभोग में या उसके उपयोग में जो भी हमारा उत्पादन लग रहा है या जो भी वस्तु लग रहा है और वस्तुओं का कुल लागत कितना है, उसको जो उ उस वो उसमें शामिल किया जाता है तथा इसमें सरकारी जो अनुदान होता है और सब्सिडी भी शामिल होता है किसमें? साधन लागत यानी कि फैक्टर कॉस्ट में। आगे देखिए, क्रय शक्ति क्षमता क्या है? यानी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी, इसका फुल फॉर्म पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? परचेजिंग पावर पैरिटी। क्रय शक्ति क्षमता क्या होता है? देखिए, यह वह दर है यानी क्रय शक्ति क्षमता यह वह दर है जिस पर प्रत्येक देश में समान मात्रा में वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, यानी कि
जो हमारा किसी वस्तु को क्रय शक्ति जो हमारा क्षमता होता है यानी खरीदने की जो क्षमता होती है, तो यहाँ मान लीजिए कि किसी भी दूसरे देश से खरीद रहे हैं, तो हमारा मुद्रा है, उस मुद्रा को उस देश में चेंज करेंगे और उस चेंज करके जो भी हमारा जो वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं जो खरीदने में जो हमारे देश की जो मुद्रा है दूसरे देश में कन्वर्ट करने की जो एक प्रक्रिया होती है वो क्रय शक्ति क्षमता जिसमें शामिल किया गया है इन सभी चीज़ों को। आगे देखेंगे आधार वर्ष क्या है। यह वर्ष वह वर्ष जिसके विरुद्ध किसी सूचक अंक का प्रदर्शन मापा जाता है आधार वर्ष कहलाता है। सीधी परिभाषा है थोड़ा सा। हिंदू वृद्धि दर क्या है। अब देखिए आगे हमारा टॉपिक है हिंदू वृद्धि दर यानी कि हिंदू ग्रोथ रेट क्या है। हिंदू वृद्धि दर का तात्पर्य भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय तथा वास्तविक वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक जो हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। प्रोफेसर राजकृष्ण थे। आगे थोड़ा सा देखेंगे हम। अब देखिए आगे जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन कैसे किया जाता है। राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम होता है उसका लेखांकन अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो होता है जैसे कि पीडीएफ जो फोटो आया है ना तो थोड़ा सा इसमें साफ नहीं आया है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा रेजुलेशन बढ़ा करके। और राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है थोड़ा सा समझेंगे। राष्ट्रीय आय लेखांकन प्रायः उत्पाद उपभोग एवं वितरण से संबंधित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत करता है। यानी कि जो उत्पाद है हमारा उपभोग है तथा वितरण से संबंधित व्यवस्था का जो विवरण रहता है उसको प्रस्तुत करता है कौन। राष्ट्रीय आय लेखांकन। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कार्य प्रणाली को प्रदर्शित करता है। अब देखिए राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं क्या क्या है उसको देखेंगे और इसमें जो भी जीडीपी जो हमारा है कैसे किस चीज़ पे बाजार कीमत पर साधन लागत पर कैसे कैसे निकलता है उसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में दो अवधारणा है। एक राष्ट्रीय उत्पाद तथा एक सकल घरेलू उत्पाद। यानी कि एक राष्ट्र पर उत्पाद जो होता है और एक घरेलू उत्पाद जो होता है ये जो है राष्ट्रीय आय के संबंध में जो दो अवधारणाएं हैं यानी कि नेशनल प्रोडक्ट और दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन दोनों अवधारणा को आधार बनाया गया है किसके लिए। राष्ट्रीय आय के लिए। राष्ट्रीय आय जो है कैसे निकलेगा। ये राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए जो हमारा नेशनल इनकम है उसको निकालने के लिए दो अवधारणा को प्रतिपादन किया गया है। एक है राष्ट्रीय उत्पाद और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद। अब देखेंगे इसके बारे में आखिर है क्या। राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं जो है निम्न प्रकार से है उसको देखेंगे। अब देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कैसे निकलेगा थोड़ा सा समझेंगे और किस प्रकार से निकलता है बाजार कीमत पर जो जीडीपी है कैसे निकलता है। यानी कि जीडीपी एमपी मतलब मार्केट प्राइस पर जीडीपी कैसे निकलता है इसको थोड़ा सा देखेंगे। जो सकल घरेलू उत्पाद है यह एक देश की घरेलू सीमा में है। सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का बाजार मूल्य है। यानी कि एक वर्ष में जो हमारा घरेलू सीमा के अंदर यानी देश के अंदर जो भी उत्पाद हो रहा है और उसका जो मूल्य है वो बाजार कीमत पर किस प्रकार से उसको आकलन किया जा सकता है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में सभी निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा नए उत्पादन को शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन का स्वामित्व या तो स्थानीय कंपनी द्वारा या किसी विदेशी स्वामित्व वाली कंपनी द्वारा किया जाता है। अब देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किन सूत्रों द्वारा किया जाता है थोड़ा सा देखेंगे। यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पर जो सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर कैसे निकलता है थोड़ा सा उसको देखेंगे। यानी कि देखिए कंजम्पशन यानी कि सी का मतलब क्या होता है कंजम्पशन
आप प्लस जोड़ेंगे उसमें किसको, इन्वेस्टमेंट को, यानी कि उपभोग, कंजम्पशन का हिंदी होता है उपभोग, इन्वेस्टमेंट का हिंदी होता है निवेश, और निवेश में किसको जोड़ेंगे, गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट को, और जो सरकारी सेवाएं हैं उसको जोड़ेंगे, और उसके बाद जो हमारा एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट को जोड़ करके और इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि आयात निर्यात में से आयात को माइनस कर देंगे, तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझाएं। देखिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका इंग्लिश होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए बाजार कीमत पर कैसे निकलता है। देखिए, इसमें होता है जीडीपी मार्केट प्राइस पे, इसमें कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट जो सरकारी परिव्यय होता है उसको जोड़ेंगे, और उसमें फिर एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे। एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात को जोड़ करके उसमें से इम्पोर्ट को घटाएंगे, यानी कि आयात को घटा देंगे, तो हमारा जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। और देखिए, एक यहीं पे समझ लीजिए थोड़ा सा, साधन लागत पर आकलन कैसे किया जा सकता है, जीडीपी का जो फैक्टर कॉस्ट होता है उस पर जीडीपी कैसे निकलता है। तो जीडीपी जो एमपी होता है, जीडीपी मार्केट प्राइस जो होता है, जो बाजार कीमत पर जो जीडीपी होता है, घरेलू जो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है मार्केट प्राइस पे, उसमें से हम क्या घटा लेंगे, एनआईटी को घटा लेंगे, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो होता है हमारा, जीडीपी मार्केट प्राइस बाजार कीमत पर जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें से एनआईटी को घटा लेंगे, तो हमारा साधन लागत पर जीडीपी निकल जाएगा। यानी कि साधन लागत पर जीडीपी कैसे निकलता है, तो जो हमारा मार्केट प्राइस पे जो जीडीपी होता है उसमें से माइनस किसको कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को उसमें से घटा देंगे, तो साधन लागत पर हमारा जीडीपी निकल जाएगा। देखिए, शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, वो एक तरीके से निकलता है बाजार कीमत पर किस प्रकार से उसका आकलन किया जा सकता है, और एक साधन लागत पर उसका आकलन कैसे किया जा सकता है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। अब देखिए, बाजार कीमत पर आकलन किसका, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जा सकता है। तो एनडीपी एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पर जो बाजार कीमत पर हमारा जो नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए जीडीपी एमपी यानी कि मार्केट प्राइस पे जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जितना उत्पन्न होता है, जो भी उत्पादित होता है उसमें से डिप्रेसिएशन को घटा देंगे, यानी कि मूल ह्रास को घटा देंगे, तो हमारा एनडीपी एमपी यानी कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद हमारा निकल जाएगा। अब देखिए, आगे है साधन लागत पर आकलन कैसे किया जा सकता है शुद्ध घरेलू उत्पाद को, यानी कि एनडीपीएफ से फैक्टर कॉस्ट पे इसका आकलन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, एनडीपीएम यानी कि मार्केट बाजार कीमत पर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद है, मार्केट प्राइस पर से उसको निवल उत्पाद कर घटा देंगे, और उसके बाद में से निवल उत्पादन कर जो है उसको घटा देंगे, तो हमारा साधन लागत पर फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा, यानी कि साधन लागत पर जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा फैक्टर कॉस्ट में। अब देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये जो बाजार कीमत पर इसका आकलन किस प्रकार से किया जाता है, और साधन लागत पर इसका आकलन किस प्रकार से किया जाएगा उसको भी थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए, जीएनपी एमपी यानी कि बाजार कीमत पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी किस प्रकार से निकलता है। देखिए, जीडीपी एमपी अब प्लस में एनएफआईए कर देंगे, तो हमारा बाजार कीमत पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल जाएगा, यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बाजार कीमत पर निकलता है, बाजार कीमत पर होता है, उसमें प्लस कर देंगे किसको,
नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को उसमें जोड़ देंगे, यानी कि जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय हैं उसमें बाजार कीमत पर जो हमारा जीडीपी होता है उसमें इस चीज को जोड़ देंगे तो हमारा जीडीपी जीएनपी शुद्ध जो सकल नेशनल राष्ट्रीय आय है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो निकल जाएगा। देखिए साधन लागत पर किस प्रकार से इसको इसका आकलन किया जा सकता है। देखिए जीएनपीएफसी यानी कि ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है साधन लागत पर कैसे निकलेगा, यानी कि जीएनपी मार्केट प्राइस जो है होता है उसमें से माइनस कर लेंगे निवल उत्पादन कर और फिर उसमें से माइनस कर लेंगे निवल उत्पादन कर। निवल उत्पाद कर में से फिर माइनस करेंगे निवल उत्पादन कर को तो हमारा जीएनपी एफसी पे निकल जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस यहाँ पे समझेंगे हम, यही चीज़ इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो दिया है उस चीज़ को हमने वहाँ पे लिख करके अच्छा से समझा दिया। तो जो समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, तो उसको फिर से तो हम लोग आपस में समझ सकते हैं। तो कमेंट करके आप बता दीजिएगा हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया तो उसको फिर से उसमें समझाया जाएगा। अब देखिए ये सब जितना है उसमें से जितना ऑब्जेक्टिव जो निकला हमारा उस ऑब्जेक्टिव को हमने बनाया है, तो उस ऑब्जेक्टिव को भी देखिए राष्ट्रीय आय से जितना ऑब्जेक्टिव निकलने वाला जितना हम लोग पढ़े उसमें से जितना ऑब्जेक्टिव निकला उसको थोड़ा सा देखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। कब किया था? 1868 ईस्वी में, जिसने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। डॉक्टर BKRV राव द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कब किया गया था? 1925 से 29 में, और उसने 76 रुपए प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था डॉक्टर BKRV राव। अब देखिए वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर BKRV राव। कब? 1931-32 में। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर BKRV राव, जो पहले हम लोग पढ़े हैं। देखिए हिंदू वृद्धि दर अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? डॉक्टर राजकृष्ण। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कितनी अवधारणाएं अपनाई जाती है? तो 2 अवधारणा। कौन कौन? राष्ट्रीय उत्पाद और एक सकल घरेलू उत्पाद। देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का संकेत चिन्ह क्या होता है? GDPMP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब देखिए बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो GDPMP और जो होता है बराबर C+I+G प्लस में X माइनस में M कर देंगे तो हमारा GDPMP जो मार्केट प्राइस पे सकल घरेलू उत्पाद जो होता है वो निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फुल फॉर्म जो होता है C का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन यानी कि उपभोग। I का मतलब क्या होता है? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। और G का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट यानी कि सरकारी परिव्यय जो होता है वो होता है। और X का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। और M का मतलब क्या होता है? आयात यानी कि इम्पोर्ट। बाजार कीमतों पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? यानी कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जो GDPFC होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किन सूत्रों से करते हैं? तो GDPFC बराबर होता है GDPMP माइनस NIT। बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? तो मूल ह्रास को घटा करके यानी कि डिप्रिसिएशन को घटा करके बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं हम। अब देखिए बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने का सूत्र क्या होता है? GDPMP मैंने बाजार कीमतों पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर होता है GDPMP
एनडीपीएमपी जो हमारा प्राप्त करने के लिए जीडीपीएमपी में से डिप्रेशिएशन को घटा देंगे, यानी कि मूल्यह्रास को घटा देंगे, तो एनडीपी मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। देखिए, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जा सकता है, तो एनडीपीएफसी जो होता है साधन लागत पर, तो एनडीपीएमपी जो होता है मार्केट प्राइस पे एनडीपी जो होता है उसको, उसमें से निवल उत्पाद कर में से फिर माइनस करेंगे निवल उत्पादन कर, तो हमारा एनडीपीएफसी निकल जाएगा। अब देखिए, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है, तो जीएनपीएमपी मार्केट प्राइस पे जो होता है जीएनपी, और उसमें से उसमें बराबर होता है जीडीपीएमपी प्लस में एनएफआईए। यहाँ एन का मतलब नेशनल, एफ का मतलब होता है फैक्टर, आई का मतलब होता है इनकम फ्रॉम, ए का मतलब होता है एब्रॉड। इसका फुल फॉर्म हो गया। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है, तो जीएनपीएफसी बराबर होता है जीएनपीएमपी माइनस निवल उत्पाद कर और माइनस निवल उत्पादन कर। तो ये रहा आज का वीडियो। थोड़ा सा अगर गलती हुई हो तो थोड़ा सा ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से समझाया जाए, तो थोड़ा सा उसको देखा जाएगा फिर से। तो देखते रहिए हमारे वीडियो को, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर थोड़ा सा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और सब्सक्राइब तो छोड़िए, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो रहने दीजिए। पढ़ते रहिए, बस पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, बस पढ़ते रहिए।